पुरुष तो पलायन करके चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं बच्चों को, लड़कियों को, अपनी पत्नियों को। महिलाओं के पीछे 6 फुट का कौन सा पुरुष खड़ा है उसके प्रोटेक्शन देने के लिए? महिलाओं के प्रोटेक्शन तो मर्द से शुरू होकर मर्द पे खत्म हो जाता है। कई महिलाओं से मेरी मुलाकात होती है जिनको पता है कि उनके पति वापस लौटने वाले नहीं है। हमने पूछा कि क्यों लगाती हो फिर सिंदूर, तो कह रही है कि पति के लिए थोड़े ना लगाते हैं, ये उन सभी मंचलों के लिए लगाते हैं जो मांग टिका हुआ देख के टारगेट नहीं करता है। सो रोड से निकलेंगे तो कोई समझेगा, उनका यही वर्डिंग था कि ये सिंदूर पति के लिए नहीं है, मंचलों के लिए। बिहारी ठाकुर का एक कहावत है कि बोझवा तो कैसे लगी पार हो, तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन आप समझ रहे हैं कि बेटी मेरे ऊपर एक बर्डन है और मैंने सिर्फ शिफ्ट कर दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने बोझ को शिफ्ट कर दिया, वो वापस नहीं भी आए तो चलेगा, चूंकि शादी हो गई। जबरन विवाह के नाम पे जो बच्चियां यहाँ से जाती हैं, हमारे यहाँ से बिहार से और झारखंड से जो लड़कियां जा रही हैं, हरियाणा में पारो बनकर हर दूसरे घर में एक शादी करके लड़कियों को दिया जा रहा है, वंश बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, घर के काम करने के लिए दिया जा रहा है। 17 साल की लड़की है, सिर्फ बेटा जनने को, बेटा जनने के लिए, घर के काम करने के लिए है, और उनको पारो के नाम से कहा जाता है। कई लोग जानते हैं इससे। और ये सारा शादी की फिक्सिंग, ये सारी बरतुहारी कहती है, जिसको आप कह सकते हैं सो कॉल्ड महिला दलाल भी कह सकते हैं आप इसको। जिस लड़की को विक्टिम बनाने में उसका परिवार और समाज ने रोल अदायगी की, वही परिवार और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके लिए कोई वेलकमिंग जोन नहीं छोड़ता। विवाह का मंडप मंडी तक कैसे पहुंच रहा है, ये झूठी और जबरन विवाह के नाम पे जो बच्चियां यहाँ से जाती हैं, हमारे यहाँ से बिहार से और झारखंड से जो लड़कियां जा रही हैं, हरियाणा में पारो बनकर। पिछली बार बाढ़ आया था तो एक इलाका है जहाँ पे चारों तरफ से पानी भर गया था। उस बच्ची का ये स्टेटमेंट था, लड़की का, कि पानी हेल के कुछ पुरुष 2 केजी अनाज लेके उसके घर गए, ये कहने के लिए कि तुम लो 2 केजी अनाज, लेकिन हमको तुम्हारे साथ सोने दो। हमने उन बच्चियों के मनिहारा के दुकान, अनाज का छोटा छोटा दुकान, अच्छा, लोगों को वो प्रतिष्ठा लगता है, उसके दुकान पे कोई नहीं जाता कि उसके दुकान से हम सामान खरीदे कैसे। तो आप सोचिए कि हाँ, मतलब उसको जिंदगी जीने का हक ही छीन लेना। हाँ, मतलब उसके दुकान से खरीदारी कोई नहीं करता है कि उसका छुआ हुआ हम नहीं खाएंगे, हम अछूत है। बोझ बनाया तुमने है, मैं शोक नहीं, मेरे जन्म को शोक बनाया तुमने है ना, पापन बनाया तुमने है, अभागन बनाया तुमने है। जब आसानी से मैं मिल न सकी तो मुझ पे एसिड गिराया तुमने, तो मैं बोझ कैसे। तो बिंदी लगाना छोड़ के क्वेश्चन मार्क सर में लगा के हम घूमे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जो सवाल पूछने वाले हैं हमने खुद लगा लिया। पूछते रहो, कितना पूछोगे। चौखट के दरवाजे को लांग के निकल रही है, हर व्यक्ति बैठा है उसका कैरेक्टर का सर्टिफिकेशन करने के लिए। बिल्कुल, हर दूसरा व्यक्ति, मैंने कहा ना कि अगर हम आसानी से मिल गए ठीक है, और अगर नहीं मिले तो हम कैरेक्टर लेस है, हम पर एसिड फेंक देना चाहिए। जस्टिस की लड़ाई के लिए उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके घर से जो कोर्ट की दूरी है, जो किलोमीटर्स है, उसको उस यात्रा को करने के लिए उसको प्रतिदिन 10 रुपए आना, 10 रुपए जाना चाहिए। वो दिन भर कोर्ट में बैठेगी, घर आएगी। दिन भर जब वो कोर्ट कचहरी करेगी तो रात में जो उसके चूल्हे में आग लगेगा और उसके बच्चे खाएंगे, उसकी जुगाड़ कौन करेगा। मांग टीक के, हम वो ठेठी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मांग टीक के अगर दरवाजे पे बैठी हुई है तो वो बड़ा अच्छा है, लेकिन कम एज की लड़की स्कूल जाने के लिए अगर बैग और बस्ता लेके जा रही है तो उसके लिए वो गलत है। जो सडन इलोपमेंट का मामला है, आप देखिएगा, अगर हमने इस पे पाबंदी नहीं लगाई तो आने वाले समय में चाइल्ड मैरिज के आंकड़े बढ़ेंगे। आपको आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चियां आपके साथ निकले और अपनी लड़ाई वो खुद लड़े। आप कौन होते हैं उसकी लड़ाई लड़ने वाली, उसको नेता बनाइए ना। एक्सप्लॉयटेशन का वो अड्डा बन गया है। भगवान ने सबको वॉइस दिया है, लेकिन उस आवाज का इस्तेमाल कैसे करना है वो कोई नहीं सिखाता। बच्ची कंसीव कर जाती है तो उसको बाह्युक या बाह्यक्रुक शादी करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से शादी करनी ही पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता। आज हमारे साथ खास मेहमान शिल्पी सिंह जी हैं। शिल्पी सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सीमांचल में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पर काम किया है। खासकर ब्राइडल ट्रैफिकिंग के मामले में इनकी वर्किंग बड़ी ज़बरदस्त रही है। हाल में ही इनको एसटी मीडिया ग्रुप की तरफ से सुपर वुमेनिया अवार्ड मिला है। शिल्पी का नाम दुनिया की उन 50 प्रभावशाली महिलाओं में शुमार है जिन्हें रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वॉइसेस ने सेलेक्ट किया था।
लंदन में शिल्पी को हीरो अवार्ड भी प्रदान किया गया। भारत से यह सम्मान प्राप्त करने वाली शिल्पी अकेली महिला रही। आमिर खान ने भी शिल्पी को सीक्रेट सुपरस्टार अवार्ड दिया है। शिल्पी जी, आपका स्वागत है द न्यूज स्कैन के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज मुख्य रूप से जो बात करेंगे, हम लोग सीमांचल के मुद्दों को आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा काम है वो सीमांचल इलाके में रहा है और सीमांचल को आप समझती हैं, आप सीमांचल की बेटी भी हैं। तो मुख्य रूप से जिन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट पे आप काम करती हैं, अभी जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार बनी और एक मुद्दा बिहार में बड़ा ज़बरदस्त रहा, पलायन का मुद्दा। जी। राजनीतिक मुद्दा बना, तमाम आरोप प्रत्यारोप और चीज़ें चली, लेकिन पलायन की एक अलग तस्वीर है, एक अलग चीज़ें हैं जो सीमांचल के ज़मीन पे हम लोग देखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पलायन की उस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं जो सीमांचल में ज़मीन पर वाक़ई है? जी, बहुत एक ख़ास मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा परिचय के दौरान ही कि ब्राइडल ट्रैफिकिंग सीमांचल का एक बहुत ही एक संवेदनशील और अहम मुद्दा है, जी, जिसमें वंचित परिवार की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं या कम उम्र की जो विवाहित महिलाएं हैं, वो भी टारगेटेड होती रही हैं। और इसमें इन सभी में पलायन कहीं न कहीं एक मुख्य रोल अदा करता है। इंडस्ट्रीज़ नहीं है हमारे पास। जी, अगर आप किसी को कहते हैं कि आप पलायन ना कीजिए, तो आप उसके लिए 365 दिन के लिए जी। रोज़ी-रोटी की क्या व्यवस्था करते हैं? हुँ, हुँ। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है कि यहाँ से पलायन करके दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाएँ। पंजाब ज़्यादातर, हरियाणा, राजस्थान, राजमिस्त्री के लिए ज़्यादातर राजस्थान जाते हैं और जी, खेतों में काम करने के लिए पंजाब और हरियाणा की दिल्ली भी, जो अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो रोज़गार के 365 दिन के जी। जो अवसर है, जहाँ से वो अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। तो पलायन मोस्टली पुरुष ही करते हैं। आपका ये कहना है कि चूँकि इंडस्ट्री नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है सीमांचल में, सालों तो भर के लिए पलायन एम्प्लॉयमेंट उनकी नहीं है। सालों भर के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पलायन मजबूरी है उनकी। उनकी मजबूरी है और उनका आप कह सकते हैं कि प्राथमिक रोज़ी-रोटी का ज़रिया पलायन ही है, उनका नौकरी पलायन ही है। क्योंकि आप उनको जॉब तो नहीं दे रहे हैं, जी, आप 30 या 31 दिन उनकी शिक्षा भी उसी अनुसार रहती है उन परिवारों की जो उनके जी, पास ऑप्शन है। साथ ही जो पढ़े-लिखे परिवार के भी जो बच्चे हैं, आप सिर्फ़ अशिक्षित परिवारों की बात अब क्यों करते हैं? जी। जो अच्छे संपन्न परिवारों के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, हुँ, खासकर जो युवा वर्ग है, वो भी जी। पलायन करते हैं। हुँ, हुँ। 8वीं 9वीं पढ़ के 10वीं के लिए पलायन करता है, कोई 11वीं के लिए पलायन करता है और पढ़ने के लिए तो पटना आता भी है, लेकिन जॉब के लिए उसके पास सिंगल फर्स्ट और लास्ट जो कहते हैं कि जी। मौका है, वो पलायन ही है। तो ये 2 तरह के पलायन की बात आप कर रहे हैं। एक तो जो मज़दूरी के लिए पलायन कर रहा है, अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए पलायन कर रहा है और दूसरा जो अपने मतलब करियर की दृष्टि से पलायन कर रहा हाँ, है, पढ़ाई के बाद हाँ, बेहतर पढ़ाई के हाँ, लिए या बेहतर करियर के लिए। जी। ये जो दोनों तरह के पलायन हैं, इसका सीमांचल के गाँव में, समाज में इसका क्या असर पड़ रहा है? अगर घर का मुखिया कमाने जा रहा है, तो जो उसका परिवार है यहाँ पे, उसकी क्या दशा है? उसकी कोई तस्वीर अगर आप बताना चाहें? पुरुष तो पलायन करके चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं बच्चों को, लड़कियों को, अपनी पत्नियों को। जब वो पलायन करके बाहर जाते हैं, तो कई ऐसे पुरुष हैं जो कमा के घर पैसे भेजते भी हैं, जिनसे उनका रोज़ी-रोटी चलता है। तो पुरुष तो पलायन करके चले गए और जो जी, महिलाएँ बची, वो खेतिहर मज़दूर बन जाती हैं। उनके पास घरों से निकल के दूसरे के खेत में कमौनी करने के लिए, घास भरने के लिए, मखाना चुनने के लिए, इसके अलावा काम करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उनकी स्थिति दयनीय तब और हो जाती है, जी, जब ये पुरुष दूसरे शहर में जाके शादी कर लेते हैं, पैसा भेजना बंद कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि वैसे परिवार जिनके पुरुष पलायन करके चले गए हैं, जिन्होंने जो वापस आना नहीं चाहते हैं, उन्होंने दूसरा विवाह कर दिया, परिवार को त्याग दिया, वैसे परिवार की महिलाएँ और बच्चे सबसे ज़्यादा टारगेटेड होती हैं। मतलब कि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान, संवेदनशील परिवार वो समझे जाते हैं, जिनको जब चाहे, जैसे चाहे, जिस भी कीमत में ऑफ़र देके चाहे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो पलायन का जो आप कह सकते हैं सीधा-साधा
नेगेटिव इम्पैक्ट जो प्रभाव की बात कर रहे हैं, जी। वो कहीं न कहीं वो छोटे बच्चे हुँ, हुँ। और वो महिलाएँ झेल रही हैं। पुरुष तो चले गए, वो तो कमा के खा ही रहे हैं। लेकिन उनका जो जो महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, जो महिलाओं की डिग्निटी की बात है, हमारा समाज तो यही कहता है कि आप महिलाओं के पीछे 6 फुट का कौन-सा पुरुष खड़ा है उसके प्रोटेक्शन देने के लिए। जी। महिलाओं के प्रोटेक्शन तो मर्द से शुरू होके मर्द पे खत्म हो जाता है। अगर किसी महिला का घर चलाने के लिए पुरुष नहीं है, उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं है, तो आप देखिए उसको कितना आसानी से पूरा मोहल्ला टारगेट करेगा। मैं कभी सीमांचल गया था, तो मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे कि महिलाएँ सुहाग के प्रतीक के तौर पे सिंदूर नहीं लगा रही हैं। मतलब उनको प्रोटेक्शन चाहिए ताकि वो जो गलत एलिमेंट हैं, उनसे सुरक्षित रह सकें, बच सकें, तो इसीलिए वो सिंदूर लगाती हैं। तो आपका क्या उसमें रहा कि ज़मीन पे आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी या समझी आप समाज सही में? कह रहे हैं। जी, कई महिलाओं से मेरी मुलाकात होती है जिनको पता है कि उनके पति वापस लौटने वाले नहीं हैं। हमने पूछा कि क्यों लगाती हो फिर सिंदूर? जी, तो कह रही हैं कि पति के लिए थोड़े ना लगाते हैं, ये उन सभी मंचलों के लिए लगाते हैं जो मांग टिका हुआ देख के टारगेट नहीं करता है। सो रोड से निकलेंगे तो कोई समझेगा इन उनका यही वर्डिंग था जी। कि ये सिंदूर पति के लिए नहीं है, मंचलों के लिए है। कि सिंदूर देख के वो ये समझेंगे कि इनके जीवन में कोई है, इसको टारगेट मतलब सिंदूर से सुरक्षा का जो सफर है, हुँ, वो सीधी-सादी महिलाएँ उसको जोड़ के आप सोचिए कि वो खरीदती भी है उस सिंदूर को। सिंदूर तो फ्री में बेचारी को नहीं हुँ, हुँ, मिलता हुँ। होगा, उसपे वो पैसे खर्चा कर रही है। जी, मतलब वो सिंदूर को सुरक्षा का जुगाड़ करके वो खरीद के लाती है और वो उसको लगाती है, तभी वो बाज़ार जाती है, मोहल्ले निकलती है। उसको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जिसके लिए वो सिंदूर लगा रही है, वो वापस लौटेगा। उसको सिर्फ़ वो उम्मीद है कि वो सुरक्षित रहे और अगर उसके घर में उसके बच्चे हैं, तो वो सुरक्षित रहे। मतलब पति बाहर चला गया रोज़गार के नाम पे, उसने अपनी एक अलग दुनिया वहाँ बसा ली और पत्नी अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ, अपने बच्चे के साथ उसके सर्वाइवल के लिए सिंदूर लगा यहाँ रही एक है। अलग संघर्ष कर रही है। बहुत मतलब अच्छे स सामाजिक स्तर पे भी और आर्थिक मोर्चे पर भी, नहीं, दोनों आपने तरह बहुत का अच्छा शब्द संघर्ष। इस्तेमाल किया। जी, सर्वाइवल के लिए सिंदूर लगाती हैं। जी, जी, जो सर्वाइवल का उसका जो संघर्ष है, जी। वो सिंदूर सिर्फ़ उसके लिए है, हुँ, हुँ, हुँ। बाकी उसका कोई मायने नहीं है, उसके तो वास्तविक ऐसे ज़िंदगी में। कितने केसेस आपको मिलते हैं जब आप वहाँ गाँव में जाती हैं? बहुत से, जिसके भी ज़्यादातर जो पुरुष पलायन करके चले जी, जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उनको वापस नहीं आना है, सिंदूर कहीं न कहीं हमारे सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक भी होता है। जी, बड़े ही शौक से और उसमें कहते हैं कि मान से जी। हम सिंदूर लगाते हैं, लेकिन कई महिलाओं के लिए वो सिंदूर एक सुरक्षा का प्रतीक से ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि जी। उसकी अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में वो भी एक ज़रूरत है, एक और सर्वाइवल का। बड़ी चीज़ और बड़ी विडंबना हमने देखी वहाँ कि बाहर से लोग आते हैं मतलब आप समझिए कि मंडप से मंडी का कांसेप्ट है। मतलब सीमांचल की बेटियों से ब्याह करके ले जाते हैं। वो लड़की कहाँ गई उसके घरवाले को भी नहीं पता। एक तरह से होता है कि भई कि बेटी को कहीं शादी करनी है तो उन्होंने शादी कर दी। बेटी कहाँ गई, आगे की उसकी ज़िंदगी कहाँ है, ना वो कभी वापस आती है, ना इस परिवार से उसका कोई मतलब कनेक्शन रहता है। एक जैसे वहाँ एक बहिंदा टाइप का भी कांसेप्ट है वहाँ पे जो बरतुहारीन वाला। बरतुहारिन टाइप का। जी, तो बरतुहारिन वाला कांसेप्ट क्या है? कुछ उस पे अगर आप बताएँ? जी जी, बरतुहार हमारे समाज के लिए एक बहुत अभिन्न अंग है। आज से पहले चलता-फिरता मैट्रिमोनियल कह सकते हैं, आज ना मैट्रिमोनियल है। जी, तो वो चलता-फिरता गाँव के लिए मैट्रिमोनियल है वो और उसमें महिलाओं का रोल अहम होता है और बरतुहार का आना मतलब वो तारनहार है। उसके घर में अगर बेटी है तो उसकी नैया पार वो तारनहार लगाएगा, वो बरतुहार लगाएगा और जी, अगर महिला बरतुहारिन है तो वो घर में आराम से घुस सकती है। वो आपके चूल्हे के बगल में बैठ के चाय पी सकती है, गप कर सकती है। अच्छा अच्छी बात है ये हमारे सभ्यता और संस्कृति थोड़ा का मैं इसको प्रतीक है। क्लियर कर देता हूँ, कोई व्यूअर अगर बिहार से बाहर से इसको देख रहे हैं। बरतुहार का मतलब होता है रिश्तेदारी में जो लोग आगे आकर के दोनों परिवार को मध्यस्थता करते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। उसको हमारे इलाके में बरतुहार के नाम से जाना जाता है। बरतुहारिन मतलब वो महिला जो मध्यस्थता कर रही है। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। आप तो अभी वो थोड़ा-सा एक धंधा जैसा बन गया है। जी, अभी वो महिलाएँ वैसे परिवारों को टारगेट करती हैं। वो घर में आती हैं और कहती हैं कि अच्छा जगह से विवाह का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं क्योंकि वो जो महिला बरतुहारिन है उसके बदले में उसको पैसे किसी ने ऑफ़र दिया है और वो पैसे के बदले में उसी परिवार की लड़की को टारगेट करती है जिसके पुरुष पलायन करके चले गए हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है।
उतने शिक्षित नहीं हैं जो जी। अच्छे या बुरे का ज्ञान रह सके, और वो शादी फिक्स कराने का काम, मैरिज फिक्सिंग का काम वो करती है। और एक बार शादी हुई, वो लड़की गई, वो कहाँ है, कब वापस आएगी, आएगी कि नहीं? अच्छा, वापस आने की ना उसकी मंशा है, ना उसको बुलाना चाहता है, क्योंकि हमारे समाज में एक कॉन्सेप्ट है ना कि जिस घर से डोली निकलेगी वो वहाँ से अर्थी निकलेगी। तो बिहारी ठाकुर का एक कहावत है कि बोझवा तो कैसे लगी पार हो। तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, आप समझ रहे हैं कि जी। बेटी मेरे ऊपर एक बर्डन है और मैंने सिर्फ शिफ्ट कर दिया। हुँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने बोझ को शिफ्ट कर दिया, जी। वो वापस नहीं भी आए तो चलेगा, चूँकि शादी हो गई। हमारे समाज में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग निभाता है, और एक बेटी के जन्म लेने के दूसरे दिन से ही हर परिवार बेटी के लिए थोड़े-थोड़े पैसे जुगाड़ करने लगते हैं, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि एक लड़की के जीवन का लास्ट डेस्टिनेशन विवाह का मंडप है। हुँ, तो हुँ। ये विवाह का मंडप मंडी तक कैसे पहुँच रहा है, ये झूठी और जबरन विवाह के नाम पे जो बच्चियाँ यहाँ से जाती हैं, हमारे यहाँ से बिहार से और झारखंड से जो लड़कियाँ जा रही हैं, वो हरियाणा में पारो बनकर हर दूसरे घर में एक शादी करके लड़कियों को दिया जा रहा है, जी, वंश बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, घर के काम करने के लिए दिया जा रहा है, और उनको घर से ना बाहर निकलने मिलता। अभी की एक मूवी है, ज़रूर देखना चाहिए, जी। दिल्ली क्राइम्स। उसमें ब्राइडल ट्रैफिकिंग को दिखाया है, और उसमें दिखाया है कि पूरे पंजाब और हरियाणा में कैसे लड़कियों को यहाँ से निकाल के हुँ, हुँ। सप्लाई कर रहे हैं। हर दूसरे घर में एक बेचारी लड़की अधेड़ उम्र के मर्द के पास, वो जी, 16 साल 17 साल की लड़की है, सिर्फ बेटा जनने को, बेटा जनने के लिए, घर के काम करने के लिए है, और जी। उनको पारो के नाम से कहा जाता है। कई लोग जानते हैं इससे। और तो ये सारा शादी की फिक्सिंग, ये सारी बरतुहारी कहती है, जिसको आप कह सकते हैं सो कॉल्ड महिला दलाल भी कह सकते हैं आप इसको। जी। नहीं, आपने बहुत मतलब सख्त शब्द का प्रयोग किया है और मुझे लगता है कि चूँकि आपने ज़मीन पे ऐसी चीज़ें देखी है कि आपको लगता है कि यही शायद उचित शब्द है उनके लिए। तो जो लड़कियाँ यहाँ से बाहर हरियाणा में या बाकी देह व्यापार की मंडी में चली जाती हैं, वो वापस अगर किसी भी परिस्थिति में आ पा रही हैं, तो समाज में क्या उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है या समाज उसको फिर से उसकी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने के लिए क्या सकारात्मक तरीके से बिहेव कर रहा है? एक तो वो वापस लौट नहीं पाती है, क्योंकि इनको बंद करके रखा जाता है। जी, और कई बार ऐसा होता है कि जब वो उन घरों में जाती हैं, तो कई पुरुष उस बहुपत्नी वाले कॉन्सेप्ट में वो रहती हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है, अब जो आंकड़े देखे सरकारी आंकड़े, जी, तो उन राज्यों में वो जहाँ जा रही हैं, जहाँ पे विवाह के लिए लड़कियां नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी से सेक्स रेशियो उन राज्यों को डिक्लाइन कर रहा है। हुँ, हुँ, तो एक तो वो वापस आ नहीं पाती हैं, जी, कभी भाग गई या किसी ने रेस्क्यू किया या वापस आई। अच्छा, जब वापस आएगी तो निश्चित रूप से अपने परिवार के पास आएगी। जिस लड़की को विक्टिम बनाने में उसका परिवार और समाज ने रोल जी, अदायगी की, वही परिवार और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके लिए कोई वेलकमिंग ज़ोन नहीं छोड़ता है। कोई उसका अच्छा, स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, और जब वो लौटती है, मान लीजिए प्रेग्नेंट है या बच्ची है, तो वो लड़की उस बच्ची के प्रति भी नफ़रत की निगाहों से देखती है, हुँ, क्योंकि हुँ, उसको लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, जी, वो उसकी निशानी है। एक छोटा-सा हादसा मैं बताना चाहूँगी कि जी, एक बच्ची के साथ, बच्ची ही कहेंगे, उसके साथ बैठ के हम बात कर रहे थे, तो उसके गोद में छोटी-सी बच्ची थी, और मुझे नहीं पूछना चाहिए था। मैंने आगरा के रेड लाइट एरिया से वो बच्ची आई हुई थी। जी, मैंने इससे पूछा कि अ, बच्ची थी, तो मैंने पूछा कि इसके पिता कौन हैं? पहले वो साँस ली, उस फिर उसने सोचा, और उसने ये बोला कि दीदी जी पता नहीं, लेकिन अंतिम बार मेरे कमरे में जो आया था वो रिक्शा वाला था या ठेला वाला था। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब मुझे मुझे हाँ, हाँ, बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी, कि एक महिला के लिए ये कितने जी, वो मतलब क्या हुँ, वो, मेरे हुँ, पास हुँ, शब्द नहीं है बोलने हुँ, के लिए, हुँ, कि हमको खुद नहीं पता जी, कि हम जिस बच्ची को पाल रहे हैं वो उसका पिता पिता कौन है, और कौन हम है? क्या बताएँगे? जी, तो तमाम ऐसी कई बच्चियाँ हैं जो वापस आती है, उनको ये नहीं पता होता है कि इसीलिए वो उसके प्रति नफ़रत की निगाहों से देती हैं। जी, परिवार एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। पिछली बार बाढ़ आया था, तो एक इलाका है जहाँ पे चारों तरफ से पानी भर गया था। उस जी, बच्ची का ये स्टेटमेंट था, लड़की का, कि पानी हेल के कुछ पुरुष 2 केजी अनाज लेके उसके घर गए, ये कहने के लिए जी, कि तुम लो 2 केजी अनाज, लेकिन हमको तुम्हारे साथ सोने दो। तो आप ये बड़ी अभाव में, विडंबना है, मतलब आप उसके जी,
मतलब क्राइसिस में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जी, आप उसके अभाव में दरिंदगी दिखा रहे हैं बिल्कुल। कि आप ऐसे भी घर का आटा चावल दाल उसको दे सकते हैं, जी, लेकिन चूंकि जानते हैं कि कि वो वो एक मजबूर है। ब्राइडल ट्रैफिकिंग की शिकार है, वो वापस आई है, हाँ, अपने जीवन को दोबारा ट्रैक पे डालना चाहती है, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा समाज अच्छे घर की भी मैरिड वुमेन को एक यू टर्न नहीं देता है, तो उसकी बात कौन करेगा? जी, जिसके बारे में हल्ला है कि वो यहाँ से गई तो कोई पुरुष ने उसके साथ गलत किया है, हुँ, वो हुँ, वापस आई है, जी, समाज उसको नफरत की निगाहों से देखता है, उसकी बच्ची को स्कूल में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। हमने कुछ लड़कियों का जब कुछ दुकान ओपन कराया, ताकि मेरा मानना है कि हम 2 रुपया नहीं देंगे, हम उसको उस लायक बनाएँगे कि प्रतिदिन वो 2 रुपया कमा सके। हम कब तक उसको जी, अनाज और पानी देंगे? उसको उस लायक बनाओ ना कि वो जी, खुद अनाज और पानी का जुगाड़ कर सके। तो हमने उन बच्चियों के मनिहारा की दुकान, अनाज जी, का छोटा-छोटा दुकान। जी। अच्छा, लोगों को वो प्रतिष्ठा लगता है, उसके दुकान पे कोई नहीं जाता कि उसके दुकान से हम सामान खरीदें कैसे? तो आप अच्छा, सोचिए कि हाँ, मतलब उसको ज़िंदगी जीने का हक ही छीन लेना। हाँ, हाँ, मतलब उसकी दुकान से खरीदारी कोई नहीं करता है कि उसका छुआ हुआ हम नहीं खाएँगे, हम अछूत हैं। जी, तो उसको वो जो उस स्थिति में पहुँची, जी, मैं बोझ नहीं मुझे बोझ बनाया तुमने है, मैं हुँ, शोक नहीं मेरे जन्म को शोक बनाया तुमने, है ना? जी, पापन बनाया तुमने है, अभागन बनाया तुमने है। जब आसानी से मैं मिल ना सकी, तो मुझ पे एसिड गिराया तुमने है, तो जी, मैं बोझ कैसे? तमाम उन बच्चियों के ऐसे सवाल हैं जी। कि उसके साथ गलत करने वाले ये पुरुष ही थे, उसके साथ गलत करने वाले ये समाज ही था, और वही समाज उसको दोबारा एक डिग्निफाइड यू टर्न नहीं दे रहा है। उसकी बात कौन करेगा? उसको मंच और मौका कौन देगा? मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी आँखों में आँसू है और मैं सम्मान करता हूँ चूँकि उस दर्द को आपने बहुत गहराई से महसूस किया है वहाँ पे। एक जो मैं जब सीमांचल में जाता हूँ उन गाँव में और उसको देखता हूँ, तो मैंने एक चीज़ भी महसूस की कि ये जो मतलब घर से लड़कियाँ गायब हो गई, कहाँ गई नहीं पता, लेकिन उसके माता-पिता कानून या पुलिस के शरण में नहीं जाते, जी, परहेज़ करते हैं। जी, मैंने पूछा तो बिल्कुल खामोश हो गए, मैंने कोई जी। जवाब नहीं उनके पास, वो जाते ही नहीं। तो क्या पुलिस में विश्वास नहीं है या क्या दिक्कत है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, क्योंकि अ, मैं काम करती हूँ तो 11 जी, बजे 12 बजे तक मैं क्षेत्रों में भ्रमण करती हूँ, जी। रहती हूँ। नहीं, मैं उस वर्ग हाँ, की बात कर रहा हूँ कि हाँ, वो उस वर्ग की पुलिस बात तक कर रही। या सिस्टम में वो न्याय के लिए कोशिश क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर पाते? जी, उसका एक अहम कारण है जिसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो समझ पाएँगे जी, कि कहीं न कहीं एफआईआर कराना फिर भी आसान है, क्योंकि थाना ब्लॉक में पड़ता है, तो हम एफआईआर करा सकते हैं। जी, लेकिन जब जस्टिस की लड़ाई के लिए उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। जी, उसके घर से जो कोर्ट की दूरी है, जो किलोमीटर्स हैं, जी, उसको उस यात्रा को करने के लिए उसको प्रतिदिन ₹10 आना, ₹10 जाना चाहिए। वो दिन भर कोर्ट में बैठेगी, घर आएगी। दिन भर जब वो कोर्ट कचहरी करेगी, तो रात में जो उसके चूल्हे में आग लगेगा और उसके बच्चे खाएँगे, उसकी जुगाड़ कौन करेगा? उसके चूल्हे की आग की व्यवस्था कौन करेगा? उसके बच्चों के पेट में जो अनाज जाएगा, उसकी जी, व्यवस्था कौन करेगा? क्योंकि वो सैलरी नहीं मिलती उसको। जी, उसको प्रतिदिन घसना पड़ता है खेतों में, तब जाके वो ₹10 ₹20 कमाती है। जी, इसलिए जब हम उस महिलाओं से कहते हैं कि तुमको न्याय नहीं चाहिए, तो वो कहती है, "जे भे गलय दीदी भे गलय, हम में नय जैबे।" क्योंकि वो नहीं जाना चाहती है। उसको पता है कि शाम को लौटेंगे तो हाँ, खाली हाथ लौटेंगे, ₹20 ट्रैवल करके लौटेंगे, तो हम आज बच्चा मेरा क्या पानी पी के सोएगा? मतलब उस लड़ना नहीं अन्याय को चाहती। भी बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको हर दिन अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी है और वो मिनिमम व्यवस्था भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ा हँस चैलेंज के है। करनी है, आसानी से नहीं करनी है। जी, वो व्यवस्था करने के लिए भी वो जब घर से निकलेगी, तो जी, लोग उसको कहेंगे कि देखिए इसकी बेटी के साथ ये घटना हुआ, ये है उस लायक इसलिए हुआ। मतलब मैं जब काम करती हूँ ना महिलाओं के साथ, जो जी, टिप्पणी सुनने मिलता है ना, जी, क्या बताएँ राजेश जी, मतलब मेरा मेरा ब खून जो कहें ना, वो जी, दौड़ने लगता है। वो जो गंदी टिप्पणियाँ मिलती हैं कि जी, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती उन शब्दों का, कि इसके लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरे हर पल तुम कैरेक्टर का असैसिनेशन करने के लिए तैयार हो। जी, एक शिक्षित की बात हो, अशिक्षित की बात हो, जब एक लड़की महिला ये तय करती है कि उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी डिग्निटी, उसके अधिकार के लिए वो लड़ने के लिए अगर
चौखट के दरवाजे को लांग के निकल रही है। हर व्यक्ति बैठा है उसका कैरेक्टर का सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट देने करने के के लिए, लिए। बिल्कुल। हर दूसरा व्यक्ति, मैंने कहा ना जी, कि अगर हम आसानी से मिल गए ठीक है, और अगर नहीं मिले तो हम कैरेक्टर लेस है, हम पर एसिड फेंक देना चाहिए। जी, हम जीवन भर, वो बच्ची जीवन भर मुंह छिपा के, मुंह ढक के, पल्लू से ढककर एक कल्प्रिट की तरह जीवन यापन करती है। जी, और जिसने उसके साथ गलत किया वो कॉलर ऊंचा करके घूमता है, क्योंकि ये पितृ सत्तात्मक समाज है, पुरुषवादी समाज है, और इसमें पुरुष पूजनीय है, माननीय है। जी। महिलाओं को हर दिन अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो। अगर उसने ये तय किया है वो चौखट के बाहर जाएगी, तो वो समझ ले कि स्कूल और कॉलेज तो उसको मार्किंग देता है, पर ये समाज उसके चरित्र का प्रमाण पत्र लिए बैठा हुआ है, और वो यही कहेगा ये चरित्रहीन है इसलिए इसने सफलता ली, ये चरित्रहीन है इसलिए इसको जस्टिस मिल गया। जी। उसके जीवन में मिलने वाला हर सफलता उसके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है चरित्र और से उसपे जुड़ा एक हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक बिग क्वेश्चन मार्क। जी, मुझे तो लगता है कि मैं महिलाओं को कहूँ कि बिंदी लगाना छोड़ के क्वेश्चन मार्क सर में लगा के हम घूमे तो वो ज्यादा अच्छा है, जी। क्योंकि आप जो सवाल पूछने वाले हैं हाँ, हाँ। हमने खुद लगा लिया। पूछते रहो, कितना पूछोगे। जी। तो ये आम आम प्रतिदिन का संघर्ष है। तो सेंटर से लेके स्टेट तक वुमेन वेलफेयर को लेके तमाम योजनाएँ बनती है। एक तो वो प्लानिंग है और उसको जब आप ग्राउंड पे देखती हैं तो दोनों के बीच आपको क्या गैप नज़र आता है? और आपको क्या लगता है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर बेसिक 3 स्टेप हमको ग्राउंड पे लेने हों महिलाओं के वाक़ई वेलफेयर के लिए ताकि ज़मीन पे फ़र्क दिखे, तो वो क्या होना चाहिए? एजुकेशन का भी एक बड़ा गैप शायद देखिए, सबसे बड़ी सीमांचल में। बात तो हम जी, ये कहेंगे कि ज़मीनी स्तर पे जो ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी है ना, जी, बहुत अलग है। जी, हम कितने भी कानून की कमी नहीं है, जी। पॉलिसीज़ की कमी नहीं है, पर समाज का अपना कानून है। हुँ, हुँ। हर जात, हर धर्म का अपना कानून है। उसने तय करके रखा है कि 14 साल में मेरी बेटी के लिए शादी करना अनिवार्य है। वो उसके लिए सही है, आपके लिए गलत है, पर उसके लिए तो सही है। आपने पूछा? मतलब सामाजिक स्तर पे उसको समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है। कोई विरोध नहीं है। आपने पूछा? आपने पूछा कानून बनाने से पहले, क्या आपने कि उसकी बिल्कुल, व्यथा, कथा, उसकी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं को पूछा? आपने जिसके लिए कानून बनाया, उसको आपने बुला के पूछा कि भैया तुम 14 साल के एज में अपनी बेटी की शादी क्यों करना चाहते हो? वो तो कहता है कि मेरी बेटी 14 साल के एज में चली जाएगी, क्योंकि अ, समाज के समाज का जो डिग्निटी है, संस्कार भी हम ही ढोएँगे, जी। सम्मान भी हम ही ढोएँगे। सारे बोझ हमारे ही सर पे है और हम ही बोझ हैं। आप देखिए, सभ्यता, संस्कृति, प्रथा, रीति-रिवाज, सभ्यता, संस्कृति जो कह लीजिए, पूजा-पाठ, सब हम ढोएँगे, बोझ भी हम ही हैं। मतलब 14 साल की लड़की अगर सिंदूर लगाए हुए है और शादी हो गई है, तो वो क्वालिटी है समाज के लिए, वहाँ हाँ, पे और हाँ, उसको अच्छा बिल्कुल, मान रहे हैं बिल्कुल, लोग। बिल्कुल। कम ऐज की लड़की हाँ, मांग टीक के, हम जी। बहुत ठेठी लैंग्वेज में बोल जी, रहे जी, हैं, हाँ। मांग टीक के अगर दरवाजे पे बैठी हुई है, तो जी, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन कम ऐज की लड़की स्कूल जाने के लिए अगर बैग और बस्ता लेके जा रही है, तो उसके लिए वो गलत है। वो भले जीवन भर सिंदूर लगा के दरवाजे पे पड़ी रहे, वो उसके लिए अच्छा है, लेकिन वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। मैं क्यों? यही जानना चाहता हूँ कि क्योंकि ये उसके लिए बदलाव नियम है कैसे आ ना, सकता है? ये उसके लिए नियम है अच्छा, कि 14 साल में दे दीजिए। अच्छा, आपने कभी गार्जियन से बात कीजिएगा, उसका कहना है कि बहुत सारे मामले हैं जिसमें मोबाइल एक बहुत बड़ा रोल अहम निभाता है। जी, ये जो हमने टेक्नोलॉजी की बात, आज के समय हम टेक्नो सोसाइटी है, टेक्नो वर्ल्ड है, सबके हाथ जी। में एक स्मार्टफ़ोन है, लेकिन हम स्मार्ट नहीं हुए हैं। इसको हैंडल करने के हुँ, लिए हुँ। कई बार अभी एक मामला हुआ था जिसमें वो ऑर्केस्ट्रा वाले गाँव में आए थे, मोबाइल नंबर लिया और बच्ची घर से निकली और उसके साथ चली गई। कहाँ का मामला है ये? ये अररिया का मामला है। अच्छा, वो और वापस नहीं आई फिर? नहीं आई, ऑर्केस्ट्रा करने के लिए आया था लड़का, मोबाइल जी। नंबर लिए। अच्छा, दरवाजे पे आपने कुंडी लगा ली और आप सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हुँ, लेकिन हुँ। आपने साथ में एक मोबाइल भी दे रखा है उसके बेडरूम में, वो तो बात कर रही है। जी, वो सारे मैपिंग कर एक और मामला था कुर्सेला का, जी, पूर्णिया का, उसमें वो बच्ची मोबाइल से कोचिंग जाती थी और कोचिंग से लौटते समय वो लड़की चली गई वेस्ट बंगाल लेके, वो लड़का भाग गया था। जी, फिर पुलिस उसमें इंटरफेयर की, लड़की वापस आई, पता चला कि कोचिंग का मास्टर उससे डेली से बात करता था, वहाँ से लेके चला गया। तो ये जो सडन इलॉपमेंट का मामला है, आप देखिएगा,
अगर हमने इस पे पाबंदी नहीं लगाई तो आने वाले समय में चाइल्ड मैरिज के आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि सडन इलोपमेंट का मामला बहुत तेजी से शहर से ज़्यादा गाँव में ये आंकड़े देखने के लिए, हादसा देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस पे हमने जी। रोक नहीं लगाई तो बाल विवाह के आंकड़े बढ़ेंगे। अच्छा। जी। तो ये मतलब सीमांचल में जब आप गाँव में जा रही हैं, लोगों को से बात कर रही हैं, समाज में इंटरैक्ट कर रही हैं, तो ये चीज़ें ये उनकी निकल रही हैं। व्यथा है, ये उनकी जी, कहानी है, ये मेरी जुबानी नहीं है। जी, ये उनकी ही कहानी है। मेरी जुबानी है पर कहानी उनकी है। जी। क्योंकि हम उन बच्चियों के साथ काम करते हैं तो वो कहते हैं, "भागी जेते त तो की कर लेबे।" हुँ, 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 हुँ। वो हमको कहती हैं, "हमरो जी, बेटी छे, हमें सोचबे। जी। भागी जेते तो दीदी।" मेरे पास जवाब अच्छा नहीं मतलब होता। इसीलिए उसको जल्दी से शादी बस, कराना बस, ज़रूरी बस है ताकि एक ही कहीं स्टेटमेंट, उसको बाँध भागी दें। जेते तो दूसरा बात ही नहीं करते, "नहीं भागी जेते।" हुँ, इसके अलावा दूसरा सेंटेंस ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि कुछ हादसे हो जाते हैं। तमाम बच्चियाँ 20 बच्चियाँ घर से निकलती हैं और उसमें से एक भी बच्ची अगर ट्रैप हो गई तो उन्नीसों के पैरों में जंजीर वो परिवार बांध के उसको घर में वापस लाता है और जी। उसका विवाह होना तो निश्चित है। उस मोहल्ले की तमाम बच्चियों की पढ़ाई में पाबंदी लगती है, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। लोग इंतजार ही कर रहे हैं उस पे उंगली उठाने के जी, लिए, उसके पैर में जंजीर लगाने के लिए। लगाने के हमने लिए। ये कहा था कि सड़क सुरक्षित होनी चाहिए। इसका जी, मतलब ये है कि जब बच्चियाँ सपना देखना आसान है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जी। उसको स सड़कों से गुज़र कर स्कूल और कॉलेज जाना जाना पड़ेगा, होगा। लेकिन बिल्कुल। जब तक ये सड़क ही सुरक्षित नहीं रहेगा, जी, तब तो उसके उड़ान के जो चलेंगे पंख हैं, कैसे? बिल्कुल। उसको काटे जाएँ। आपका एक सवाल थे, मैं मिस कर गई कि जी, क्या करने चाहिए? जी, मुझे लगता है कि इसमें शिक्षा एक बहुत अहम रोल निभा सकता है। जी, दूसरी बात, अधिकार कोई मैं हमेशा कहती हूँ कि अधिकार कोई व्यंजन नहीं जिसको आप परोस के दे देंगे और हम खा लेंगे और डकार ले लेंगे। जी, अधिकार को जीना भी आपको सिखाना पड़ेगा, इसकी लड़ाई भी आप ही को करनी पड़ेगी, इसकी अगुवाई भी आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मानना है कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। सत्ता भी उसी की होनी चाहिए जो झेल रहा है। जी, और हमारा जो भूमिका विहार का कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल जी, अलग है। हमारे यहाँ जितने भी रोल मॉडल्स हैं वो लड़कियाँ हैं। हम रोल मॉडल्स बनाने पे भरोसा करते हैं, हम उनको स्पीकर बनाते हैं, हम उनको एम्बेसडर बनाते हैं, उस मुद्दे पे बात करती है और अधिकार की बात नहीं करती है, अधिकार को जीने की बात करती है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है, आप कितना हमें सिखाएँगे? हम सुनेंगे और घर चले जाएँगे। तो आपको क्या होता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें आपको उसके अपने ही प्रति विल पावर को आपको जगाना पड़ेगा। जी। मेरी मंशा ही नहीं है कि हम पढ़ें, तो आप कितना हमको लेक्चर हुँ, दीजिएगा? हुँ, बिल्कुल। तो पीयर ग्रुप बनता है, ये दुर्गा जत्था हम लोगों ने बना रखा है, बहुत बालिका अच्छा। पंचायत। हाँ, हाँ। हर समूह में 20 लड़कियाँ होती हैं। अभी भी हम अररिया में थे तो तमाम लड़कियाँ, अभी हमने कबड्डी का मैच कराया, वॉलीबॉल कराया, पहली बार खेल रही थी, वो कह रही, उनका बहुत अच्छा सोच था कि मैम हम लोग उछल के बॉल कैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उछलते हैं तो गालियों का सामना करना पड़ता है कि बड़ी हो जी, गई हो। तो बॉडी शेमिंग का जो पार्ट है वो जी। उनके जीवन का एक उसको भी हाँ, झेलती हैं। ढक के रहो, हाँ, हाँ, हाँ। ज़ोर से नहीं हँसो। तो अभी आज हमने कुछ टूर्नामेंट्स कराया था हुँ, लड़कियों का, लड़के भी थे, उनको जी, बड़ा अजीब लग रहा था कि लड़कियाँ बॉल खेल रही हैं। हुँ, लेकिन बोली बहुत अच्छा लगा, तो हमने सिखाया कि अच्छा लगा, तो आपको स आपको आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चियाँ आपके साथ निकले और अपनी लड़ाई वो खुद लड़े। आप कौन होते हैं उसकी लड़ाई लड़ने वाली? उसको नेता बनाइए ना, उसको लीडर बनाइए। जी, वो अपने घर जाए तो अपने माँ-बाप से वो लड़ सके कि मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे पढ़ना है, और एक बार वो 10th करती है तो चाइल्ड मैरेज से बच जाएगी, 12th कर लेगी। तमाम ऐसी बच्चियाँ हमारे संगठन से जुड़ी हुई, जो हमारे अब 10वीं दूर नहीं करके कार्यक्रम चलता है, इस बार 80 का बैच हमने लिया है। अच्छा। अपने परिवार क्या खानदान में पहली बार होगी जो 10वीं करेंगी। कई ऐसी बच्चियाँ हैं जो फर्स्ट जनरेशनल ग्रेजुएट है। मतलब उस कचिया लेके माँ-बाप आते हैं, जी, तो किस तरीके से वो कचिया लेके परिवार में एक घास काटने का रिवाज रहा है कचिया से, जी। और अब ग्रेजुएट कहला रही है कि मैं प्राउड ग्रेजुएट हूँ। तो उनके आप परिवार की बेटी ग्रेजुएट्स पहली बेटी, बहुत अच्छा। तो जब वो ग्रेजुएट कर जाएगी, तो जी, किसी घसकटवे से तो ब्याह नहीं नहीं करेगी, करेगी। वो गाली एक नहीं बदलाव सुनेगी, आएगा, बिल्कुल। गाली नहीं सुनेगी, मार नहीं खाएगी, अधिकार की बात करेगी और अपने आप को बेचेगी नहीं। या कोई बेचेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। भगवान ने सबको वॉइस दिया है, लेकिन उस आवाज का इस्तेमाल कैसे करना है वो कोई नहीं सिखाता। स्कूल और कॉलेज में मैंने हमेशा कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ज़्यादा उसको सिखाने की ज़रूरत है पारिस्थितिक संवेदनशीलता, क्योंकि जब वो घर से निकल के रास्ते पे आती है तो कोई बायोलॉजी का उसको
या फिर जिसका न्यूमेरिक काम नहीं आता, उसको काम आता है पारिस्थितिक बिल्कुल। संवेदनशीलता, क्योंकि हमारा थ्योरी ऑफ चेंज है हमारे संगठन का। आपने पूछा ना, वो थ्योरी ऑफ चेंज के 3 पिलर्स हैं, फील इट, डील इट एंड डिलीट इट। मतलब आप जब तक किसी समस्या को फील नहीं करेंगे, आप डील नहीं करेंगे। जी। जब फील करने लगेंगे, इसको डील करने लगेंगे, तभी डिलीट करना सीखेंगे। तो ये सब कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिसके आधार पे बच्चियों को, और हमारा जो दुर्गा जत्था है ना, वो पावर हाउस है। बताओ, आप उन बच्चियों से मिल लेंगे ना, तो आपका मन खुश हो जाएगा। वो जो बात बोलती हैं, बातचीत करने, उसको हम प्रेज़ेंटेशन सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, तो उनको लगता है कि ये मंच और मौका मेरे लिए है। मतलब एक बदलाव धीरे-धीरे ही सही लेकिन आ रहा है ज़मीन पे आपकी जो टीम काम कर रही है, वो सोसाइटी में धीरे-धीरे बदलाव के लिए उन्हीं के बीच से मतलब उनके बीच कुछ शिल्पी तैयार हो रही है समय के साथ। हाँ, ये शिल्पी की सेना है, हाँ, आइए देखिए। जी, मैं भी सीमांचल की बेटी हूँ और मैंने एक सेना तैयार करके रखा है जिसको दुर्गा जत्था नाम देती हूँ। जी। और ये बच्चियाँ, तमाम बच्चियाँ आज सिर्फ़ अपने लिए बात नहीं करती, वो अपनी सखी और सखियों के लिए भी बात करती है। अगर उनमें से भी किसी का विवाह तय होता है तो उसके घर जाती है। समझाती हैं। पंचायत भवनों में जा रही हैं, आम सभा में वो बात उठाती हैं। अभी जो पंचायत इलेक्शन होता है उस समय हम ओथ पेपर सबको तैयार करवा देते हैं। हुँ, हुँ। और अररिया में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये जी। इसी दुर्गा जत्था का, ये नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो ये बच्चियाँ गई थी। हुँ, हुँ। और पहले से मैंने बोला था कागज़ बना के जाओ, और वो तब तक मंच पे बैठे रह गई जब तक उनको लिख के नहीं दिया कि यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला जाएगा, क्या और वो बात है! खुला। बहुत अच्छा। तो जी, बच्चियाँ अग्रणी भूमिका में ना, अच्छा, हर किसी को मन करता है कि हम नेतृत्व करें। हर किसी में एक लीडरशिप है। आप उसको लाइफ स्किल या लीडरशिप डेवलप तो कीजिए, बिल्कुल। तभी तो वो आगे आएँगी। तो वो करती हैं, वो हमारे साथ हैं, जी, क्योंकि वो प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं ना। असली मुद्दा प्लेटफ़ॉर्म का है, वो जी, प्लेटफ़ॉर्म उनको मिलता है। अ, बिटिया जन्म महोत्सव मना रही हैं, सब मिल के सेलिब्रेट करती हैं जी। कि हम भी एग्ज़िस्ट करते हैं। अच्छा, आपने शायद ये मुद्दा अभी भी गाँव के लिए बहुत अछूता है, माहवारी उत्सव, जो फर्स्ट टाइम लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, जी। तो उसको वो लोग छिपाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जैसे ही माहवारी हो गया, तो घर में विवाह का बात होने लगता है, क्योंकि अब डिग्निटी चली जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। सोच लीजिए अभी भी समाज क्या सोचता है कि मेंस्ट्रुएशन फेज आ गए हाँ, हाँ, तो हाँ। उसकी डिग्निटी चली जाएगी, क्योंकि वो प्रेगनेंसी हो जाएगा। हाँ, तो हाँ, बाप हाँ। सोचता है इसकी शादी कर दे, तो लड़की और माँ दोनों मैनेज करती है कि पिता को पता ना चले। तो वो उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसकी बात कौन करेगा? तो हम मतलब ऐसे केसेस भी हैं कि मतलब पिता से इस चीज़ को छुपाया छिपाया जाता है। जाता है। हाँ, तो हमने उसको सहज बनाने के लिए शुरू किया है कि मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल मनाएँगे। जी। और कल हम लोगों ने क्या किया था, सड़क के बीच में हुँ। पूरी लकीर खींच के मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल बनाया था। जो सैनिटरी नैपकिन है, हुँ, हुँ। आपके पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसा है, ₹10 के लिए सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा नहीं है। जी। तो हमने लड़कियों से सैनिटरी पैड का बहुत विद्रोह हुआ पूरे गाँव का कि एक हुँ। गंदा तस्वीर बना के रखा है। हुँ, हुँ। तो वो लड़कियाँ आ रही हैं, उनको लग रहा है कि मेरे लिए कोई तो बात कर रहा है। हुँ, तो हुँ। वो मेंस्ट्रुअल फेस्टिवल बना रही है, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रही है, वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर रही है ना। जी। आप वुमेनहुड से जोड़ के हाँ, देखिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तमाम ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनके थ्रू नहीं, जिन चीज़ों पे आप बात नहीं करते, लेकिन जिन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है, मतलब समाज में बदलाव का एक मतलब जी, आधार, एक माध्यम ये जी। होता है। एक और मुद्दा हम चाहेंगे कि ये आदिवासियों के बीच जो ये खिच्चा विवाह वाला मामला है, ये क्या है? अगर इसमें हाँ जी, कुछ आप बताएँ? ये इस पे बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जी। ये जो रस्म है ये सिर्फ़ आदिवासी समाज में है, और ये इनको संस्कार की तरह मानते हैं, त्योहार मानते हैं। अच्छा, पूर्णिमा के टाइम में छाता मेला लगता है, और छाता उसमें मेला नाम है छाता उसका। मेला नाम है। अच्छा, और उस दौरान झारखंड के कुछ आदिवासी लड़के आते हैं और छाता लेके खड़े रहते हैं, और उसमें जो आदिवासी लड़कियां हैं, दूसरे जी। समाज के बच्चों को अलाउड नहीं होता है। हुँ, हुँ। और अगर आपको वर चुनना है, आपको जो पसंद है उस छाता के नीचे जाके चले जाइए। मतलब ये स्वयंवर टाइप का हाँ, हाँ, कांसेप्ट है। स्वयंवर ही है, और वर आपको पसंद आ गया तो आप उसके साथ चले जाइए। अच्छा। तो खिच्चा विवाह इसको बोलते हैं, हुँ, हुँ। मतलब वहीं से खींच के ले गया। अच्छा। और वहाँ से ले जाने के बाद वो उसके साथ रहते हैं बिना विवाह
किए हुए, लेकिन वैवाहिक संबंध में रहते हैं। अच्छा, और रहने के बाद वो लड़का डिसाइड करता है कि हमको उसके साथ शादी कंटिन्यू करनी करना है। है कि नहीं? हाँ, जी, लेकिन अब वो मायने बदल गए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन का वो अड्डा बन गया है। अच्छा, लड़कियाँ जा तो रही हैं, उसको साल भर के लिए एक मैरिटल रिलेशनशिप के लिए एक लड़की मिल जा रही है, घर में काम करने के लिए एक चीप लेबर मिल जा रहा है। अच्छा, बच्चियों से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ एक रिवाज है कि अगर वो बच्ची कंसीव कर जाती है तो उसको बाह्युक या बायक्रुक शादी करनी पड़ेगी, किसी भी अच्छा, तरीके से शादी करनी ही पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता। अच्छा। तो वो जो फैमिलीज जो ट्रैप करके ले जा रही है, जिसकी मंशा गलत है, हुँ, हुँ, हुँ। वो क्या करता है कि वहाँ का स्थानीय बनाया हुआ कुछ लिकर है, कुछ लिक्विड है, अच्छा, आ, क्या बोलते हैं मुझे उतना नहीं नाम पता, वो उसको पिलाते हैं ताकि अच्छा, वो कंसीव नहीं करे। लड़की को। लड़की को हाँ, वो हाँ, कंसीव नहीं, क्योंकि कंसीव कर जाएगी तो उसकी फिर मजबूरी उसको होगी, शादी उसको करनी एक्सेप्ट पड़ेगी। करना जी, पड़ेगा। और साल भर रखने के बाद वो 16 साल, 17 साल, 18 साल की लड़कियों को वहां से भगा देता है। अब अच्छा, आप उस गांव में जाएंगे तो हर दूसरे और तीसरे घर में ये उस एज ग्रुप की लड़कियां हैं, जो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ दी थी। उनका दोबारा विवाह नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बार हुँ, हुँ, खिंचा हुँ। विवाह में चली गई। जी, उसको परित्यागिता बोलते हैं, परित्यागिता, डेजर्टेड। अच्छा, अब उसका कोई यू टर्न नहीं होगा, उसको जीवन में कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप इसकी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आदिवासी लोग इसको अपनी सभ्यता और संस्कृति के रूप में देखते हैं। अच्छा, हाँ, और उन जब हमने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये उसका अ, नसीब है। अच्छा, मतलब वो ले गया और साल भर के बाद छोड़ गया, इसको उसका नसीब मान के ये उसका मैनेज कर नसीब रही है। थी। वो कहते हैं आप कौन होती हैं बोलने वाली? जी, मेरी बेटी का ये नसीब है। यही नसीब अब उसको ढोना पड़ेगा। उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन ये खुशी की बात है कि उन पूरे इलाके में से एक बच्ची है, खुशबू। अच्छा, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया उसने, पढ़ाई कर रही है। ये किस इलाके की बात है? ये कटिहार के कोढ़ा पंचायत की बात है। उसने अच्छा, आईटीआई क्लैट क्लियर किया बहुत और अच्छा। पूरे इलाके की पहली आदिवासी बच्ची। हुँ, क्या खूबसूरत तरीके से बात करती है। अब हम लोगों के लिए ट्रांसलेटर भी वही है क्योंकि उन लोगों को हिंदी नहीं हाँ, आती वो लैंग्वेज की। और हमें आदिवासी नहीं है, तो हम जब जाते हैं तो हमारे लिए ट्रांसलेटर का काम करती है और हुँ, हुँ, तमाम उस इलाके के जो चिट्ठी पत्री पढ़ने वाला काम है वो वही करती है। तो एक अच्छा, खुशबू निकली है, तो हाँ, हमारा हाँ, सपना है कि कई खुशबू हम उस गाँव से निकाल पाएँ। उसकी अपनी भी बहन खेत में वो घास काट रही थी तो वहाँ से वो एक लड़का लेके चला गया था, फिर छोड़ दिया। तो उसकी खुद की बहन खिंचा अच्छा, विवाह की शिकार है। हाँ, हाँ, हम लोग उसको भी मदद कर रहे हैं कि वो भी दोबारा अपने जीवन यापन को पुनः आरंभ कर सके। जी, तो आप आज के समय में जो कई लोग हैं जिन्होंने वो सभ्यता संस्कृति को एक माध्यम बना लिया है लड़कियों के जी। एक्सप्लॉइटेशन के लिए। हुँ। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो सीमांचल के पूरे दर्द को आपने बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी वो कुछ लाइनें सुनाएँ। एक बात और कहना जी, चाहूँगी कि समय समय बदल रहा है और सभ्यता संस्कृति भी बदल रही है, लेकिन अफ़सोस कि विक्टिम कल भी एक औरत थी और विक्टिम आज भी आज एक भी एक औरत औरत है। है। तो एक मुद्दा और मुझे लगता है जो अछूता रह जी, गया। बताएँ ना? अ, बीच में रेप केसेस बहुत तेज़ी से रजिस्टर्ड हो रहे थे, आपने देखा होगा। जी, तो उसके बाद एक परिस्थिति और आई कि रेप करने के बाद उस लड़की को मार दिया जाता था। हुँ, हुँ, कारण ये था कि किसी भी रेप केस का या किसी भी कुछ ऐसे अब्यूजिंग सिचुएशंस है या उसके साथ जो गलत हो रहा है, क्राइम जो हो रहा है, जी, उसका सिंगल विटनेस वो लड़की रहती है। तो निश्चित रूप लोग से। क्या सोचते हैं कि हुँ, विटनेस खत्म तो केस केस खत्म। क्लोज। हुँ, एक ऐसा ही मामला आया था एक बच्ची का जिसमें वो बगल के ही जिलों के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, नौगछिया के पूरा सरगना इन्वॉल्व था। उस बच्ची को ट्रैप करके और उसको सहारनपुर यूपी में भेज दिया गया था। जी, और लेकिन यहाँ की पुलिस के साथ मिलकर पुलिस ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, वो लड़की रेस्क्यू भी हुई और 7 दिन में रेस्क्यू हो गई थी वो। वापस भी आई, उसके सीजीएम के पास 164 का बयान भी हुआ, सारे लोगों की अरेस्टिंग भी हुई। बहुत त्वरित एक्शन की गई जी, थी बिहार पुलिस की तरफ से और बयान होने के बाद वो बच्ची होम में सेफली चली भी गई और उसकी मंशा थी कि वो माँ के साथ रहे। तो लोगों को लगा जब कल्प्रिट्स अरेस्ट हो गए, चले गए, बयान हो गया, विटनेस हो गया, सब हो हुँ, गया, तो वो घर गई वापस। आप यकीन नहीं करेंगे जो हम कहने वाले थे। नानी के घर से मिलकर अपनी माँ के घर जा रही थी और शाम में उसकी लाश
खेत में मिली, जहाँ रेप करके उसे गला घोंट के मार दिया गया था। मतलब माँ तक पहुँच भी नहीं पाई। नहीं, जी। लड़की खत्म, हुँ, विटनेस खत्म, केस खत्म। केस क्लोज। इसी सिस्टम को मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो सोचने रहे हैं। की क्या आप जी, उम्मीद कर सकते हैं कि कहाँ तक टारगेट लोग करते हैं और किस तरीके से टारगेट करते हैं? जी, उसने वहाँ पर आया, उस वो लड़की वापस आने के बाद सीजीएम के पास स्टेटमेंट दे रही है कि हम लोग को कैसे लेके गए, ट्रेन में लेके गया था, जो आपकी ट्रेन यहाँ से कटिहार से खुलती है, महानंदा एक्सप्रेस। जी। उसने कहा कि हमको उस ट्रेन से लेके चला गया था और वहाँ पे बोली लगाई जाती थी, जिस लड़की का जितना कम उम्र उस अनुसार से विवाह के लिए उसको भेजा जाता था। हमको भी बेचा गया था। तो हम रूम में थे, तो लेकिन पुलिस आई, हमको रेस्क्यू करके लेके आई। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, बहुत छोटी 15 साल की हुँ, वो हुँ, हुँ। बच्ची थी जी। और क्या निर्भीक रूप से उसने 164 का बयान हुँ, हुँ, निकाला हुँ। था। जी। बिल्कुल रो नहीं रही थी। लेकिन देखिए उसकी दुर्दशा। हुँ, हुँ। वैसे ही मामले जब हो रहे थे, तो हमने कुछ लिखा था और हर माँ-बाप आज भी जब बेटी घर से निकलती है, तो जब तक वो वापस नहीं आती है, तो चिंतित रहते हैं कि बेटी सुरक्षित आ जाए। तो एक संदेश है बच्ची का माँ के लिए। जी। जन्म तो तूने दे दिया मुझे माँ, पर बता मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा? चलूँगी जब राहों में अकेले, मेरी परछाई कौन बनेगा? बहुत अच्छा। कहती है तू, माँ हमेशा कहती है हुँ, ना, हुँ, हुँ। कहती है तू बाहर अकेले, शाम ढले मत जाना, सर को झुकाकर, खुद को छुपाकर, घर को लौट के आना। बच्ची कहती है, छिपे हैं गिद्ध जो मन के अंदर माँ, छिपे हैं गिद्ध जो मन के अंदर माँ, उसको कौन धरेगा? जन्म तो तूने दे दिया मुझे माँ, पर बता मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा? नन्ही चिड़िया हथेली में ही फिर से मसली जाएगी, ढंग के कपड़ों से ढककर मुझे तू कब तक छुपा पाएगी? मोमबत्ती की आंसुओं तक ही क्या मेरा वजूद जिंदा है? तिल तिल कर मरने से तो माँ तेरी कोख का कफन अच्छा है। फिर रहने दे मुझे तेरी कोख में ही माँ, क्या तू भी मुझे बेटी कह के पछताएगी? ना कुछ कह सकेगी तो अभागन कह के मिट्टी में दफनाएगी। दफ़नाएगी। रह जाएगी फिर दास्ता अधूरी, मैं ना वापस आऊंगी, न होगी इस बार तेरी कोख कलंकित माँ, तेरी कोख में ही मर जाऊंगी, तेरी कोख में ही मर जाऊंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद शिल्पी जी। बहुत अच्छी बातचीत रही और हम चाहेंगे कि मतलब अ, व्यवस्था और सिस्टम संवेदनशील बने ताकि ऐसी चीज़ें ज़मीनी स्तर पे इनका कोई समाधान हो सके और समाज में शिक्षा के ज़रिए और भी बाकी सकारात्मक प्रयास के ज़रिए इन चीज़ों में बदलाव आए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते।